नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशनल डीएनए में। आज हम इस वीडियो में दो कक्षा 12 2023 के संस्कृत के पेपर को डिस्कस करेंगे और इसका जो है सॉल्यूशन इसको देखेंगे, पूरा फुल सॉल्यूशन। कंपार्टमेंट, बहुत हमारे दोस्तों को कंपार्टमेंट में कैसा पेपर आता है इसका डाउट रहता है, तो आज हम इस वीडियो में पूरा क्लियर करेंगे कंपार्टमेंट का पेपर कैसा होता है। तो देखिए, ये 22 जुलाई 2023 का पेपर हुआ था संस्कृत का सब्जेक्ट का। बहुत सारे साथी पेपर दे के आए होंगे, तो देखिए आज इसके बारे में। तो इसमें क्या है, पेपर का कोड है 303 CE। पेपर का कोड है 303 CE। पेपर का कोड। उसके बाद 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है, सब लोग जानते ही होंगे। 3 घंटे समय पूर्णांक था इसका 100 का। कुछ इसमें निर्देश दिए गए हैं, जैसे प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न निम्नलिखित गद्य खंड पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक गद्यांश दिया जाता है जिसके आधार पर 5 प्रश्न दिए जाते हैं। एक प्रश्न करने के लिए आपको 2 नंबर मिलता है। तो चलिए गद्यांश को आप लोग यहाँ पे देखिए और समझिए इसका अर्थ। जब तक आप अर्थ नहीं समझेंगे तब तक इसका आप उत्तर नहीं दे पाएंगे सीधे से। तो यहाँ पे है, कादम्बर्या अपि सर्वभ्रम कृता प्रणामम महाश्वेतया सह पर्यंके निषसाद। इस लाइन का अर्थ है, तो कादम्बर्या अपि का अर्थ होता है कादम्बरी ने भी प्रणाम किया महाश्वेतया सह पर्यंके, और महाश्वेता के साथ। पर्यंक का मतलब होता है पलंग, और निषसाद का मतलब होता है बैठ गई। कादम्बरी ने भी प्रणाम स्वीकार करके महाश्वेता के साथ पलंग पर बैठ गई। अगली लाइन है, ससंभ्रमं परिजनोपतीयां हेमपाद अंकितायां पीठिकाय चंद्रपीठा सामुपनिषद। और चंद्रपीठ को बैठने के लिए हेमपाद अंकिताया का मतलब होता है ऐसा पीढ़ा जिसका जो पैर है वो सोने का बना होता है। तो सेविकाओं के द्वारा चंद्रपीठ को बैठने के लिए सोने का पीढ़ा दिया गया। परिजनोपतीतेन सलिलेन कादम्बरी स्वयं उत्थाय महाश्वेतया चरणो प्रक्षाल्य उत्तरी अंशुकेन अपमृज्य पुनः पर्यंकम आरूरोह। तो परिजनोपतीनेन का मतलब होता है कि सेविकाओं के द्वारा, सलिलेन का मतलब होता है कि जल लाया गया, और कादम्बरी स्वयं उठकर महाश्वेता के चरणों को क्या किया, प्रक्षाल्य मतलब होता है उनके चरणों को धोया, उत्तरी अंशुकेन अपमृज, और उत्तर दिशा में उसको पानी को फेंक दिया, और पुनः पर्यंकम आरूरो, और पुनः जो है पर्यंक मतलब पलंग पर, आरूरो हो गई, चढ़ी या फिर बैठ गई। अगली लाइन है, चंद्रापीडस्य कादम्बर्या सखी मद लेखा प्रक्षालवती। और चंद्रापीड के पैरों को भी कादम्बरी की सखी, देखो यहाँ से क्वेश्चन एक बनेगा कि कादम्बरी की सखी कौन थी। कादम्बरी की सखी मदलेखा प्रक्षालवती चरणों, और चंद्रापीड के चरणों को कौन धोया, तो मदलेखा ने चंद्रापीड के चरणों को धोया। चलिए अब इसके प्रश्न को हम समझते हैं। पहला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश किस पुस्तक से लिया गया है। तो गद्यांश किस पुस्तक से लिया गया है, ये चंद्रापीड कथा से लिया गया है, चंद्रापीड कथा उत्तरार्ध से। दूसरा क्वेश्चन है, कादम्बरी कया सह पर्यंके निषसाद। कादम्बरी किसके साथ पलंग पर बैठ गई। इस लाइन का हिंदी में जब अर्थ निकालें तो क्या होगा कि कादम्बरी कया का मतलब होता है किसके साथ, पर्यंके निषसाद पलंग पर बैठ गई। तो किसके साथ बैठी, तो यहाँ पे देखो, यहाँ महाश्वेतया, यहाँ से इसका उत्तर दूसरे का उत्तर यहाँ पे है महाश्वेतया के, यहाँ पे क्या हो जाएगा, महाश्वेतया के साथ बैठ गई। तीसरा क्वेश्चन है, ससंभ्रमम। ससंभ्रमम परिजनोपतीयां हेमपाद अंकितायां पीठिकायां चंद्रापीडा सामुपनिषद रेखांकित अंश का हिंदी अनुवाद कीजिए।
तो पूरे गद्यांश का अर्थ लिखने को नहीं आता है, केवल जिसके नीचे अंडरलाइन किया रहता है उसी का अर्थ लिखने के लिए आता है। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि सेविकाओं के द्वारा चंद्रापीठ को बैठने के लिए सोने का पीढ़ा दिया गया। चौथा क्वेश्चन है, का महाश्वेतया चरणों प्रक्षाल्य उत्तरी अंशुकेन अपमृज्य पुनः पर्यंकम आरूरो। तो इसका होगा अर्थ क्या कि कौन महाश्वेता के चरणों को धोकर उत्तरी दिशा में फेंक दिया पानी को और पुनः पर्यंक यानी पलंग पर बैठ गई। तो कौन बैठी, तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा कादम्बरी। कादम्बरी ने ही महाश्वेता के चरणों को धोया था और पुनः पलंग पर बैठ गई। चंद्रापीठ से चरणों का प्रक्षालवती, चंद्रापीठ के चरणों को कौन धोया? चंद्रापीठ के चरणों को कौन धोया था? तो चंद्रापीठ के चरणों को कादम्बरी की सखी मदलेखा ने धोया था। मदलेखा ने चंद्रापीठ के चरणों को धोया था। तो इजी था ये वाला गद्यांश, शुरू का दूसरा गद्यांश ही पूछा गया था। चलिए अब अगले अथवा करके दिया है। ये गद्यांश देखिए, अथ अदर्शनम उपगते अथवा करके देता है, आपको एक ही करना होता है, उसके 5 क्वेश्चन कर लिए तो ये करने की जरूरत नहीं है, फिर भी इसका अर्थ जो है समझ लीजिए इसकी भी उत्तर। अथ अदर्शनम उपगते भगवती भगस्ति मालिनी चंद्रपीडस्य गृह कुमुदनी तीरे चंदन रस छलिताम कादम्बरी परिजनों उपदिष्टम शिलापट अधिशिष्य कादम्बरी तु मदलेखया सह तत्र आगत्य कंचित कालम स्थित्वा कृत प्रसाता कथाम राजा तारापीडा कथम देवी विलासवती कथम आर्या सुखनासा कीदृशम च उज्जयिनी कियध्वनि सा कीदृशम भारतवर्षम इति शेषम प्रपक्ष एव विविधा कथापि सुचिराम स्थित्वा उत्थाय कादम्बरी केरुकम चंद्रपीडस समीपस्यान आदिश्य शयन सौद शिखरम आरूरोह तत्र च शीतदु अनुकूलम वितान स्त्रीडम शयनम अभजत। तो इसका हिंदी अर्थ बता देते हैं। तो इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा कि कादम्बरी ने चंद्रापीठ को रहने के लिए एक गृह कुमुदनी के किनारे चंदन रस छलित कादम्बरी परिजनों मतलब उनके परिजनों के द्वारा या उनकी सेविकाओं के द्वारा एक शिलापट पर बैठकर कादम्बरी ने चंद्रापीठ का हालचाल पूछा। उन्होंने क्या क्या कहा कि कथम तारापीठ राजा तारापीठ कैसे हैं, कथम देवी विलासवती कैसे हैं, कथम आर्य सुकनास कैसे हैं। तारापीठ कौन थे? तारापीठ जो है चंद्रपीठ के पिता थे, विलासवती उनकी माता थी और सुकनास उनके मंत्री थे, उनके मित्र भी थे। कीदृशम च उज्जैनी राज्य कैसा है, कियत ध्वनि सा कीदृशम भारतवर्षम और भारतवर्ष कैसा है। ये सब पूछकर एवं विविधा कथापि सुचिराम स्थित्वा उत्थाय कादम्बरी और वहाँ से उठकर चली जाती है केरुकम चंद्रपीड से समीप और चंद्रपीठ के साथ केवरक को सोने के लिए आदेश देती है। आदेश यहाँ पे आदेश का मतलब आदेश देती है। शयन सौ शिखरम ऐसा कहा कि कादम्बरी जो है शयन सौ शिखरम मतलब होता है सोने के लिए महल का ऊपरी हिस्से पे चली जाती है। तत्र चा वितान अंतीर्णम शयनम अभजत और चंद्रपीठ अपने जहाँ उनको स्थान दिया गया था वहाँ पे सोने। अब इसके उत्तर देखिए। पहला प्रश्न इसमें था इस गद्यांश से उपयुक्त गद्यांश किस पुस्तक से लिया गया, तो ये पूछता है, हर बार पूछा जाता है। 2 नंबर तो आपके पक्के हो ही जाते हैं ना। चंद्रपीठ कथा है, इतना लिखना होता है। चंद्रपीठ कथा पुस्तक का नाम है चंद्रपीठ कथा, बस इतना ही लिखना। तो पुस्तक का नाम चंद्रपीठ कथा है। चंद्रपीड कस्य तीरे शिलाधिस्याय, तो किसके शिलाधिस्याय, तो इसके लिए हमको ऊपर थोड़ा सा चलना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ना, तो यहाँ पे हो जाएगा गृह कुमुदने तीरे, तो इसका उत्तर हो जाएगा गृह कुमुदने तीरे। भगवती में कौन सी विभक्ति और
वचन, इसमें वचन और विभक्ति पूछा है तो भगवती में सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति और एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। कादम्बरी कुत्र आरूरो, कादम्बरी कहाँ चली गई? तो कादम्बरी शयन सौध शिखरम, शयन सौध शिखरम, शयन सौध शिखरम, सोने के लिए महल के ऊपरी हिस्से पे चली गई। शयन सौध शिखरम का शाब्दिक अर्थ क्या है? शयन सौध शिखरम का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है महल का ऊपरी हिस्सा, महल का ऊपरी हिस्सा, जहाँ पे रानी का महल होता है उसके ऊपरी हिस्सा। तो इसके 5 क्वेश्चन हो गए। चलिए हमारा यहाँ पे हमारा पहला जो क्वेश्चन होता है ख़त्म होता है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पर अधोलिखित में से किसी एक पात्र का हिंदी में चरित्र चित्रण लिखना है। संस्कृत में नहीं लिखना है आपको, हिंदी में लिखना है। इनमें से किसी का एक, 3 पूछा जाता है, 4 इसमें 3 पूछा है ना, 3 ही पूछा जाता है और एक आपको लिखना पड़ेगा। कादम्बरी का पूछा है, चंद्रपीड़ का पूछा है, महाश्वेता का पूछा है। इसका भी हमने पूरा पढ़ा रखा है, चंद्रपीड़ का पूरा पढ़ाया था, 2 का ही पढ़ाया था और दोनों ही एग्जाम में आए थे। ये 4 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं, हर बार ये पूछा जाता है। यही नहीं पूछा जाता है, पिछली बार दूसरा कुछ पूछा गया था। लेकिन अगर आपको संस्कृत की अच्छे से तैयारी करनी है, अगर आप कक्षा 12 में हैं तो हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसमें आपको पूरा सिलेबस, हर सब्जेक्ट का जो है पूरा वीडियो यहाँ पे दिया जाएगा और अच्छे से पूरी तैयारी की जाएगी। ये सब मैंने अपने पढ़ाया है, ऑफलाइन कोचिंग में पूरा चीज़ें ये पढ़ाई है। अब ऑनलाइन कोचिंग में आप लोग ज्वाइन कीजिए हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों तक पहुँचे। और संस्कृत के बहुत कम टीचर पढ़ाने वाले हैं, तो इसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन हो गया। फिर अब बढ़ते हैं अपने अगले, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न है, महाकवि बाणभट्ट की गद्य शैली की हिंदी अथवा संस्कृत में संक्षिप्त विवेचना कीजिए। तो महाकवि बाणभट्ट का तो हमेशा पूछा जाता है। आप चाहे हिंदी में लिखिए, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप हिंदी में लिखें या संस्कृत में, तो आप हिंदी में कंफर्टेबल महसूस करें तो हिंदी में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, 4 नंबर आपको मिलेंगे। तो इसमें महाकवि बाणभट्ट की जीवन शैली और उनके गद्य शैली के बारे में लिखना है। इसका ऑलरेडी वीडियो मैंने बना रखा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। चौथा प्रश्न है, अधोलिखिते प्रश्नयों शुद्धम विकल्पम चित्वा उत्तरम लिखत। तो इसका मतलब क्या होता है कि अधोलिखित प्रश्न के शुद्ध विकल्प को, सही विकल्प को चुनकर उसका उत्तर लिखना है। 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, चंद्रापीड़ कस्य अवतारः आसे। चंद्रापीड़ किसके अवतार हैं? चंद्रापीड़ नाम में ही इनका उत्तर छुपा है ना। चंद्रापीड़ किसके हैं? चंद्रापीड़ चंद्रस्य के हैं, यानी कि चंद्र के अवतार हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्र। दूसरा क्वेश्चन है बहुविकल्पी का, मदलेखा कस्या सखी आसीत। पहले वाले पैराग्राफ में इसका उत्तर दिया गया था। तो मदलेखा किसकी सखी थी? तो मदलेखा कादम्बरी की सखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है, अधोलिखित में से किसी एक श्लोक की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। ये श्लोक किसका है? रघुवंश महाकाव्य का है। तो देखिए क्या श्लोक आया था पहला वाला, एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वम नवम वयः कांतिम इदम वपुश्चा अल्पस्य हेतो बहु आत्मिन इच्छत विचार मूढ़ा प्रतिभासी में त्वम। तो इसका संदर्भ लिखना था और हिंदी व्याख्या भी। संदर्भ इसका क्या हो जाएगा? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य से लिया गया है। इसका व्याख्या क्या हो जाएगा कि इस पूरे संसार, इस पूरे जगत, इतने बड़े साम्राज्य के आप इतने 9 युवक और सुंदर शरीर वाले राजा हैं,
आप एक छोटी सी चीज़ के लिए, तुच्छ चीज़ के लिए आप अपने इस शरीर को क्या कर रहे हैं कि उसके बदले में आप अपने शरीर का बलिदान दे रहे हैं। आप हमको विचार से क्या लगते हैं, मूढ़ लगते हैं, यानी कि मूर्ख लगते हैं। ऐसा कौन कहता है? सिंह कहता है राजा दिलीप से कि आप इतने बड़े साम्राज्य के राजा हैं और नवयुवक मतलब नौयौवन शरीर है, नौजवान शरीर है, सुंदर शरीर है, आप एक छोटी सी ऋषि के गाय के लिए आप अपने शरीर को बलिदान देना चाहते हैं। आप विचारों से मुझे मूढ़ लगते हैं, यानी कि मूर्ख लगते हैं। दूसरा क्या था? उत्तिष्ठ वत्से मृतायाम वचो निशम्य उत्थिम सन ददर्श राजा जन्नी इव स्वाग्रामम प्रसुड़ी ना सिंहम। तो गाय कहती है कि मुझे जो है सिंह जो है खा नहीं सकता, मैंने केवल परीक्षा लेने के लिए। तो ये इसका हो गया। आपको एक ही करना था तो उसका अच्छे से बता दिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न था, अधोलिखित में से किसी एक श्लोक की संदर्भ सहित संस्कृत में व्याख्या कीजिए। ये भी आपको 2+2 7 नंबर का ये भी पूछा गया था। तो इसमें पहला वाला पूछा गया था, भूतानुकंपा तव चेदिम गौरिका भवे तो अस्मिन वदंते जीव उत्पन्न। तो इसका संदर्भ जो है सेम रहेगा। इसका संदर्भ में व्याख्या जो है वो तो वीडियो में आप अगले जब वीडियो में हमको इसको दे देंगे, ठीक है। तो इसका संदर्भ क्या हो जाएगा? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक रघुवंश महाकाव्य से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है? इसके जो रचनाकार हैं महाकवि कालिदास जी हैं, ठीक है। इसका श्लोक संस्कृत में लिखना था तो आप क्या लिख सकते हैं? शुरुआत कर सकते हैं, अस्मिन श्लोके कवि कालिदासा कथयति। यहाँ से स्टार्ट करके आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं अगर संस्कृत ना आए तो। इसी तरीके से एक और श्लोक पूछा गया था, इसमें दोनों में से आपको एक ही करना था। एताद उक्ता विरते मृगेंद्रे प्रतिस्वा गुहागते शिलो अच्छि क्षिति पातो शिलामुख, मतलब ऐसा चमक रहा था उसका दांत जैसे गुफा में कोई बिजली चमक रही है। सिंह का दांत, उसके बारे में ये बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। हमारा 7वां प्रश्न है, महाकवि कालिदास का जीवन परिचय अधिकतम 100 शब्दों में लिखिए। देखिए ये हर बार पूछा जाता है, 4 नंबर के आपके हर बार पूछा जाता है 7वां प्रश्न कि कालिदास का जीवन परिचय। तो कालिदास का जीवन परिचय आप लिख लीजिएगा और 4 नंबर आपको मिल जाएगा। तो कालिदास का जन्म स्थान तो उनका उज्जैन में हुआ था। ये सब लिखने के बाद पूरा कम से कम आप 1 से 1.5 पेज में लिखिए इसका उत्तर, कम से कम 1.5 पेज 2 पेज तक लिखिए। चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर लिखिए। तो रघुवंश महाकाव्य बुक से भी आपको 2 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, रघुवंश गौ सेवाम कह अकरोत। रघुवंश कुल के कौन से राजा ने गाय की सेवा की थी? तो कौन से राजा ने की थी? तो इस पूरे श्लोक में राजा दिलीप का वर्णन है, रघुवंश महाकाव्य, ठीक है। राजा दिलीप ने गाय की सेवा करी थी। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। नंदिनी कस्य धेनु आसीत। नंदिनी किसकी गाय थी? पहला ऑप्शन है राज्ञा दशरथस्य, दूसरा ऑप्शन है महर्षि वशिष्ठ, तीसरा ऑप्शन राज्ञा दिलीपस्य, चौथा ऑप्शन है राज्ञा अजस्य। तो नंदिनी गाय किसकी थी? राजा दशरथ की थी, या फिर महर्षि वशिष्ठ की थी, या फिर राजा दिलीप की थी, तो या फिर राजा अज की थी। तो नंदिनी गाय किसकी थी? नंदिनी गाय महर्षि वशिष्ठ की थी, जो राजा दिलीप लेके आए थे अपनी पुत्र प्राप्ति की कामना करने के लिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा कौन सा खंड? अभिज्ञान शाकुंतलम बुक। तो 9वां प्रश्न था, अधोलिखित में से किसी एक पद्य की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। ये भी आपको 2+2 7 नंबर का ये भी पूछा जाता है। 2 नंबर संदर्भ लिखने के लिए और 5 नंबर उसकी व्याख्या करने के लिए। तो पहला वाला पूछा गया था, रम्यंतरा कमलिनी हरितो सरोभि छाया द्रुमय मयूक्तापः भूयात कुशेष रजो मृदु रेणु अस्या शांता अनुकूलश्च पवनश्च शिवश्च पंथा। तो इसका संदर्भ हो जाएगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है, जिसके रचनाकार महाकवि कालिदास जी हैं, ठीक है। इसका संदर्भ
हो गया। इसकी व्याख्या क्या हो जाएगा, रम्यंतरा कमलिनी हरित। तो शकुंतला के पति घर जाने के समय महर्षि कश्यप यह कामना करते हैं कि जब शकुंतला जाए तो उसके मार्ग में पड़ने वाले जो तालाब हैं वो कमलनियों से हरे भरे हों और छायादार वृक्ष हों, जिससे उसके सूर्य की ताप को कम करें, और भूयात कुशेष रजो, और उसके मार्ग में जो है जो हवा चले उसमें कमलों के फूल के परागकण की धूल हो, और हवा जो चले वो शांत और अनुकूल चले, जो शरीर के लिए बहुत हितकारी है, और मार्ग जो है कल्याणकारी हो। ठीक है, आपको इसका अच्छे से अर्थ लिख देना है, आपको 7 नंबर पूरा मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा इसने पूछा था, अभिजनो भर्तुम श्लाघे स्थित गृहिणी पदे विभव गुरु अपि कृत्य अस्य प्रतिक्षणा आकुलः तनय चिरात प्राचीव अर्कम प्रस्तुये चा पावनम मम विरहजा ना त्वम वत्से सुचाम गणिष्यसि। तो महर्षि कश्यप कहते हैं कि जब तुमको जो है एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी तो अपने पति के साथ तुम फिर वापस जो है राजपाट दे अपने पुत्र को सौंपकर मेरे आश्रम में आओगी, तब जाके तुम्हारा जो विरह है वो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तुम जो मुझसे बिछड़ने का जो विरह है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से आपको एक ही करना था, आप चाहे इसको करिए चाहे इसको करिए, कोई भी एक, हम दोनों का अर्थ बता दिए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक सूक्ति की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। ये भी आपको 2 + 5 यानी कि 7 नंबर के 2 नंबर संदर्भ लिखने के लिए और 5 नंबर व्याख्या के लिए आता है। तो इसका संदर्भ वही सेम हो जाएगा। प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। इसका हिंदी व्याख्या क्या हो जाएगा। पहला का देखो, पहला का पूछा था, भाग्यम मतः परम ना खलु तद वाच्यम वधु बांधुभी, मतलब कि हम बंधुओं के द्वारा ऐसा नहीं कहना चाहिए, बाकी उसके भाग्य के ऊपर है, जो उसके भाग्य में लिखा होगा वो उसको मिलेगा। ठीक है, दूसरा था अति स्नेह पाप संकी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पिछली बार भी आया था, इस बार भी आया है ना। तो अति स्नेह पाप संकी, ज़्यादा स्नेह पाप की शंका का कारण बनता है। अगर हम किसी से ज़्यादा लगाव रखते हैं या ज़्यादा प्रेम करते हैं तो हमेशा हमारे मन में ये आशंका बनी रहती है कि कहीं कुछ अनिष्ट ना हो जाए, कहीं कुछ ऐसी घटना ना हो जाए। ठीक है, तो इसका अर्थ यही था। ई वाला था प्रति अर्पित न्यास इवरात्मा, तो इसका अर्थ जो है तीनों में से आपको केवल एक ही करना था, ये दोनों मैंने बताया अर्थ। ठीक है, अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 11 था कि कालिदास की नाट्य शैली पर प्रकाश डालिए। तो कालिदास, एक बार पहले भी कालिदास का आया था, कालिदास का यहाँ पे भी आया था, यहाँ पे नाट्य शैली वहाँ पे काव्य शैली था। तो कालिदास की जीवन परिचय देते हुए आप नाट्य शैली हेडिंग डाल के उसमें क्या क्या लिखेंगे, इस वाले प्रश्न में आप क्या क्या लिखेंगे, इसमें लिख देंगे भाषा। ठीक है, भाषा के अलावा अलंकार, रस और प्रकृति का चित्रण, इतना लिख देंगे हेडिंग। तो आपको जो है 1 से 1.5 पेज हो जाएगा, 1.5 पेज 2 पेज हो जाएगा, तो आपको पूरा 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। हमारा 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी प्रश्नों के सही उत्तर लिखिए। तो 2 क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी के पूछे जाते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम से भी। तो पहला है, प्रियंवदा कस्या प्रिय सखी आसीत। प्रियंवदा किसकी सखी थी, प्रियंवदा किसकी प्रिय सखी थी। तो प्रियंवदा शकुंतला की प्रिय सखी थी। शकुंतला की एक और प्रिय सखी कौन थी, अनुसुईया थी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शकुंतला। इसमें केवल आपको विकल्प चुन के उसका उत्तर लिखना था। दूसरा क्वेश्चन है, सोयम ना पुत्र कृतता पदवी मृगस्ते इति कस्य वचनम, कि यह जो तुमने इसको पाल रखा था, यानी मृग को ये पुत्र की तरह पाला था, यह कथन किसका है। यह कथन काश्यप जी का है ना, कण्व जी का या फिर काश्यप जी का है। काश्यप कहते हैं कि ये जो तुमने अपने पुत्र की तरह इसको पाला था मृग को, यही तुम्हारा रास्ता नहीं छोड़ रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 10 पंक्तियों में संस्कृत में निबंध लिखिए। तो 10 लाइन में आपको लिखना पड़ता है और इसके लिए आपको 10 नंबर मिलते हैं। ये मैंने
ऑलरेडी बता रखा था, दोनों में से दोनों बताए थे, दोनों ही पूछा गया था, पर्यावरण संरक्षण और सदाचार या फिर आचारा परमो धरा। दोनों का मतलब एक ही होता है, चाहे पर्यावरण प्रदूषण पूछे, चाहे पर्यावरण संरक्षण पूछे, चाहे सदाचार पूछे, चाहे आचारा परमो धर्मा पूछे। ठीक है, इसमें पर्यावरण संरक्षण को अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। 10 लाइन आपको लिखना पड़ता है, 10 लाइन 10 नंबर का। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 है, रूपक अलंकार की सामान्य परिभाषा हिंदी या संस्कृत में लिखिए। चाहे आप रूपक अलंकार लिखिए अथवा करके दिया है उपमा अलंकार का उदाहरण संस्कृत में लिखिए। तो आप परिभाषा हिंदी में लिखेंगे ना, परिभाषा आप हिंदी में लिखेंगे और उसका उदाहरण संस्कृत में लिखेंगे। तो संस्कृत में उदाहरण आपको कैसे मिलेगा, तो आप अभिज्ञान शाकुंतलम का कोई भी एक श्लोक उठा के इसमें लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ये आसान तरीका होता है। उदाहरण आप इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार की परिभाषा हो कि जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी विशेष गुणधर्म रूप रंग के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण तो हम बता दिए हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम का जो 2 श्लोक दिया जाता है, कोई भी श्लोक आप इसमें लिख देंगे तो आपको पूरे के पूरे 3 नंबर मिलेंगे, आप इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। इसमें आपको हिंदी दिया रहता है, संस्कृत में लिखना पड़ता है। पहला था कि कृष्ण के दोनों ओर गोप है, तो इसका क्या हो जाएगा, कृष्णस्य उभयता गोपम अस्ति, इसका अनुवाद ये हो जाएगा, कृष्णस्य उभयता गोपम अस्ति। दूसरा प्रश्न था कि विद्यालय के चारों ओर पेड़ हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, विद्यालयम परितः, चारों ओर का होता है संस्कृत परितः वृक्षम अस्ति। ठीक है, तीसरा था सूर्य को नमस्कार, सूर्याय नमः, सिंपल सा था, सूर्याय नमः। इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे जो पूछा जाए, सूर्याय नमः। चौथा था पुत्र के साथ पिता जाता है, तो इसका हो जाएगा पिता पुत्रेण सह गच्छति। पांचवें में क्या था कि गांव के पास नदी बहती है, तो हो जाएगा ग्रामम निकसा नद्या प्रवाहति, बहती है या फिर बहती लिख देंगे तब भी कोई। नदी कोस भर टेढ़ी है, तो क्या हो जाएगा इसका, क्रोशम कुटिला नद्या। ठीक है, तो इसका अर्थ। चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कारक से रिलेटेड है। इसमें अधोलिखित रेखांकित पद में से किसी एक में कारक नियम निर्देश का उल्लेख कीजिए। तो इसमें पहला पूछा था विप्राय गौम ददात, जहाँ पे भी ददात आ जाए वहाँ पे कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। बाला सिंहात विभेति, जहाँ डरने की बात है, विभेति का मतलब होता है डरना, डरने की जहाँ बात आ जाएगी, ठीक है, डरने की जहाँ बात आ जाएगी वहाँ पे अपादान कारक होता है, अपादान कारक पंचमी विभक्ति। एक बहुविकल्पी का प्रश्न पूछा गया था, अस्वात पतति का मतलब होता है घोड़े से गिरता है। ठीक है, घोड़े से गिरता है।
तो जब भी अलग हो रहा है ना, घोड़े से अलग हो रहा है, गिर रहा है तो उससे अलग हो रहा है, तो इसमें कौन सा कारक होगा? इसमें अपादान कारक होगा। अपादान, अपादान कारक और पंचमी विभक्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपादान कारक और पंचमी विभक्ति। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। सत्रह नंबर का प्रश्न था, अधोलिखित पदों में से किसी एक में विग्रह कीजिए। तीन प्रश्न आपको दिए गए थे, किसी एक का विग्रह करना था। हम सारे का उत्तर बता देते हैं, आप लोग जो आपको सही लगे उसका उत्तर आपने लिखा होगा। तो पहला क्या था? उपकृष्णस्य, तो इसका क्या हो जाएगा? कृष्णस्य समीपम, कृष्णस्य समीपम। और इसमें समास कौन सा होगा? तो इसमें समास होगा अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव। दूसरा था पंचगवम, तो पंचगवम का विग्रह क्या हो जाएगा? पंचगंगम है ना, पंचाणाम गंगा नाम समाहारा। ये सब वीडियो मैंने बना के रखे, ठीक है। पंचा नाम गंगा नाम समाहारा, इसमें कौन सा समास होगा? इसमें गिनती आ गई तो इसमें द्विगु समास होगा, ठीक है। अगला कौन सा आया था? राम कृष्णव, तो इसका क्या हो जाएगा विग्रह? रामः च और कृष्णश्च, रामः च कृष्णश्च। समास कौन सा? जहाँ भी चा आ जाए और आ जाए वहाँ पे द्वंद्व समास होगा, इसमें द्वंद्व समास, ठीक है। अगला बहुविकल्पी का एक प्रश्न पूछा गया था, यथाशक्ति पद में प्रयुक्त समास का नाम लिखिए। तो यथाशक्ति हर बार आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। यथाशक्ति में कौन सा? यहाँ पे यथा आ जाएगा, ठीक है, यथा आ जाएगा, अन आ जाएगा, अनु आ जाएगा और प्रति आ जाएगा। इसके अलावा उप आ जाएगा, निर आ जाएगा, आ जाएगा। आदि शब्द आएंगे तो वहाँ पे कौन सा समास होता है? वहाँ पे अव्ययी भाव हो जाता है, पहला पद उपसर्ग होता है। चलिए अब प्रश्न नंबर 18 पे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 था कि रामस्येते रामश्चिनोति सज्जन पद में संधि विधायक सूत्र। इसमें सूत्र कौन सा था? इस्तो, इश्चु, नाश्चु, इस्तो, इश्चु, नाश्चु, इसका सूत्र होता है। इसके इतना लिखने के लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। अगला बहुविकल्पी का प्रश्न था, सच्चित का सही संधि विच्छेद क्या था? सच्चित का पूछा था। पहला ऑप्शन है सच प्लस चित, दूसरा ऑप्शन था सत्य प्लस चित, तीसरा ऑप्शन सच प्लस इत, चौथा ऑप्शन था सच्ची प्लस ता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत्य प्लस चित, सत्य प्लस चित। ता जो है किस में चेंज हो जाता है? चा में चेंज हो जाता है, ठीक है। ता जो है चा में चेंज हो जाता है। किसका उदाहरण था? सच्चित, इसी का उदाहरण था इश्चुत संधि का। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 पूछा गया था, वारिणे तथा दधने पद में वारी तथा दधि प्रतिपादक की किस विभक्ति एवं वचन के रूप में है? पहला ऑप्शन था चतुर्थी विभक्ति एक वचन, दूसरा ऑप्शन पंचमी एक वचन, तीसरा षष्ठी एक वचन, चौथा है सप्तमी एक वचन। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर मुझे नहीं पता है, मैं गलत उत्तर नहीं दूंगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न था, सर्वे पद या शब्द रूप में सर्व प्रतिपादक में कौन सी विभक्ति वचन है? तो इसका राइट आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। बीसवां प्रश्न था, लभंते क्रियापद का पुरुष और वचन लिखिए। लभंते में कौन सा पुरुष था और कौन सा वचन था? इसके बाद इसका आ वाला क्वेश्चन था, नी धातु के लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन क्रियापद होगा। तो नी धातु लट लकार उत्तम पुरुष में कौन सा होगा? इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका उत्तर जरूर बता देंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 21 पे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 प्रत्यय से क्वेश्चन था, धातुम पद में प्रयुक्त प्रत्यय है।
धातु में कौन सा प्रत्यय है? जहाँ पे भी तुम आएगा लास्ट में इसका तुम शेष बचता है ना, तुम से क्या बन गया? तुमुन, तुमुन। पहला ऑप्शन था दा प्लस ल्यूट, ये होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन, हम दूसरा ऑप्शन भी देखते हैं। तीसरा ऑप्शन था दा प्लस अनियर, तो दा दानीय बनेगा, लास्ट में अनीय शेष बचेगा, तो ये अनियर प्रत्यय होगा। इसमें दातुम पूछा था, लास्ट में तुम से तुमुन प्रत्यय, ठीक है। तीसरा था दा प्लस कत्वा, अक्तवा प्रत्यय इसमें लगा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दा प्लस तुमुन, दातुम, तुमुन प्रत्यय इसमें लगेगा, ठीक है। अगला प्रश्न था नी धातु में कत्वा प्रत्यय लगाने पर क्या शब्द बनेगा? तो नी धातु में कत्वा प्रत्यय लगाने पर लास्ट में इसका त्वा शेष बचता है ना, कत्वा प्रत्यय का त्वा शेष बचता है। किसमें त्वा आ रहा है? पहला ऑप्शन नीत्वा, दूसरा नेता, तीसरा नेतुम, चौथा है निक्त्वा, त्वा शेष बचेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीत्वा। चलिए प्रश्न नंबर 22, लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। यहाँ पे अधोलिखित वाक्यों में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन कीजिए। इसमें से किसी एक का वाच्य परिवर्तन करना था। गीता पत्रम लिखति तेन ग्रामा गत्यते, तो तेन का क्या हो जाएगा? सा ग्रामम गच्छति, सा ग्रामम गच्छति, एक ही का लिखना था, ठीक है। तो आप लोगों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो कम से कम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट अगर दिखाएंगे तो हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो इस सब चीज़ का कंप्लीट, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।